गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग √2 को संख्या रेखा पर दिखाना सीखे थे। आज हम √3 को और √5 को संख्या रेखा पर दिखाना सीखेंगे। तो √3 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सबसे पहले पिछले वीडियो में जैसे √2 को दिखाए थे वैसे बनाएंगे, फिर उसके आगे वाला स्टेप √3 होगा और उसके एक स्टेप आगे जाएंगे तो √4 होगा, फिर √5 हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। मान लीजिए ए बी 1 सेंटीमीटर का है तो बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए यह ए एक्स हो गया। अब बी को केंद्र मान करके 1 सेमी का चाप लगाएंगे बी सी। अब ए से सी को मिला देंगे, यह हो जाएगा √2। ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये चांदा की सहायता से AC के बिंदु C पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे और पुनः C को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। या मान लीजिए D हो गया, 1 सेमी का चाप है यह। अब क्या करेंगे, D से A को मिला देंगे, यही √3 हो जाएगा। अब हमको संख्या रेखा पर दिखाना है तो प्रकार रखेंगे A पर और पेंसिल रखेंगे D पर। अब AD दूरी के बराबर चाप बिंदुदार चाप चलाएंगे। यहाँ से खींचते हुए बिंदुदार चाप खींचेंगे। बिंदुदार चाप खींचेंगे तो यह AB रेखा को बिंदु E पर कट करेगा, यही रेखाखंड √3 हो जाएगा। ए का मान √3 हो जाएगा। दूसरी विधि में क्या करेंगे, √3 को दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। √3 बराबर 3 × 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ेंगे। 3 + 1 = 4। अब क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचेंगे। इसके बाद से क्या करेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से इसका आधा खींचेंगे। ए को केंद्र मानेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर बी को केंद्र मान करके उसी दूरी से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे खींच देंगे। इन चापों के कटान बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो यह ए बी को मान लीजिए ऊपर कट कर रहा है। अब क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानेंगे और प्रकार पर OA दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त खींच देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, ए को केंद्र मानेंगे और इन अभाज्य गुणनखंडों में से बड़ा फैक्टर लेकर के प्रकार पर दूरी चाप खींच देंगे। 3 सेंटीमीटर है, 3 सेमी का चाप खींचेंगे और यह पूरा 4 सेमी का था तो सी हो गया। अब सी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा CD खींचेंगे, यही √3 हो जाएगा। अब हमको संख्या रेखा पर दिखाना है तो इसके बाद क्या करेंगे, BC को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, C पर प्रकार को रखेंगे और CD दूरी लेकर के एक चाप खींच देंगे, यही दूरी √3 हो जाएगा। हम लोगों को √5 संख्या रेखा पर दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले √2 दिखाएंगे, उसके बाद से √3 दिखाएंगे, फिर उसके बाद से √4 और √5। तो एक रेखाखंड खींचेंगे और इसके एक सिरे को A और 1 सेमी की दूरी पर बिंदु B लेंगे। अब B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींच देंगे। अब B को केंद्र मानेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से 1 सेमी का चाप खींचेंगे BC। अब क्या करेंगे, C से A को मिला देंगे। ध्यान रहे कि यह दूरी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यह जो AC की दूरी होगी √2 हो जाएगा। अब इसके बाद से AC को रेखा AC के बिंदु C पर चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर C को केंद्र मान करके जो नया रेखाखंड खींचे हैं इस पर 1 सेमी का चाप खींचेंगे और इससे इसको, यह मान लीजिए D पर कट करता है, D से को मिला देंगे तो यह √3 हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, AD के बिंदु D पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण फिर से खींचेंगे। फिर D को केंद्र मान करके 1 सेमी का चाप खींचेंगे। फिर D मान लीजिए E पर कट कर रहा है, E से
AC को मिला देंगे, या √4 हो जाएगा। हमको √5 दिखाना है तो एक बार और बनाना पड़ेगा। AE के बिंदु E पर 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच देंगे और E को केंद्र मान करके 1 सेमी का चाप खींचेंगे। मान लीजिए F पर कट कर रहा है, A से F को मिला देंगे और यह √5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, A को केंद्र मानेंगे और प्रकार F पर रख करके एक बिंदुदार चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को G पर कट करता है। AG दूरी √5 के बराबर हो जाएगी। दूसरी विधि में क्या करेंगे, जिसको दिखाना रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 5 × 1 हो जाएगा। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। अब 6 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे, 6 सेमी का रेखाखंड AB खींचेंगे। फिर पटरी प्रकार की सहायता से इसका अर्धक करेंगे। एक पर प्रकार रखेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। B पर प्रकार रख करके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे खींच देंगे। मान लीजिए संख्या रेखा को O पर कट कर रहा है। अब O को केंद्र मान करके OA या OC दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त खींचेंगे, एक अर्धवृत्ताकार चाप खींचेंगे जो बिंदु A और C से होकर के जाएगा। अब प्रकार को A पर रखेंगे और यह जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसमें बड़े फैक्टर के बराबर दूरी प्रकार पर लेकर के एक चाप खींचेंगे। A को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे तो यह B, यह C पर कट कर रहा है। अब C पर 90 चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे जो अर्धवृत्त को D पर कट करता है। यही बड़े फैक्टर के बराबर √5 बड़े फैक्टर के वर्गमूल के बराबर दूरी होगी। लेकिन हमको संख्या रेखा पर दिखाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, AB रेखाखंड को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और प्रकार C पर रखेंगे और CD दूरी लेकर के एक चाप बिंदुदार चाप खींचेंगे। या मान लीजिए संख्या रेखा को E पर कट कर रहा है तो सुई CE जो दूरी होगी वह √5 के बराबर होगी। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 1.2 में क्या क्या है। पहले में एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, लेकिन रीजन भी बताना है क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो एकदम बिल्कुल सही है। क्लास 9 का जो पहला वीडियो है उसमें हम चार्ट बनाए हैं, तो उसमें बताए थे ऊपर वाला पेड़ है और नीचे इसकी शाखाएं हैं, तो पेड़ के अंतर्गत शाखाएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हम वास्तविक संख्या का परिभाषा बताए थे, तो उसमें बताए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। फिर कह रहा है दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। सवाल में कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के प्रकार का होता है जहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है करड़ी में m, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या, तो केवल धनात्मक संख्याओं के बारे में बात करना है। तो अब लिखेंगे, मान लीजिए करड़ी में 1, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5 लिख रहे हैं, तो करड़ी में 4 बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करड़ी में 9 आएगा तो इसका मान 3 हो जाएगा। तो करड़ी में 1, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5 होगा, लेकिन करड़ी में 4 का मान देख रहे हैं 2 आ रहा है, यहाँ पर करड़ी नहीं है। करड़ी में 9 का मान करड़ी में 3 आ रहा है जहाँ पर करड़ी नहीं है, अतः कहेंगे कि यह कथन असत्य है। और रीजन में लिखेंगे करड़ी में 1 बराबर 1 और करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4 बराबर 2, करड़ी में 9 बराबर 3, इसलिए यह असत्य है। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो कहेंगे यह असत्य है। क्यों? परिमेय और अपरिमेय का संग्रह एक वास्तविक संख्या होता है। यहाँ पर वास्तविक संख्या का डिफिनेशन लिख देंगे। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है,
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे, पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो लिखेंगे नहीं। तो नहीं के सपोर्ट में अपना आंसर देना है। करड़ी में 1 बराबर 1, करड़ी में 4 बराबर 2 और करड़ी में 9 बराबर 3। इसी तरह से जितने वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगे उनके वर्गमूल लेंगे तो हम इस तरह का संख्या आएगा। तीसरा सवाल है, दिखाइए कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। इस चैप्टर के जस्ट पहले करड़ी में 5 को हम लोग संख्या रेखा पर दिखाना सीखे हैं, तो सेम उसी तरह से कर लेंगे। चौथे सवाल में गत्ते पर काट करके उस आकृति को सर्पिल की जो आकृति है उसको चिपकाना है। तो इस क्वेश्चन को लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उसका सार यही है, उसका भावार्थ यही है कि आपको सर्पिल आकृति √2, √3, √5, 4, √5 एक कहीं में बना करके और उस आकृति को काट करके गत्ते पर चिपकाना है। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.4 से पहले कुछ दशमलव प्रसार दिया रहेगा तो उसको p/q के रूप में बदलना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा 0.6 पर बार, इसका मतलब होता है, इसको क्या हम लोग समझेंगे, 0.666 बार का मतलब क्या है, किसी संख्या में 6 से भाग दिया जा रहा है, किसी संख्या में कोई भिन्न है उसके हर से भाग दिया जा रहा है अंश में, तो 6 रिपीट कर रहा है, हर बार 6 आ रहा है भागफल में। तो जब ऐसा जो संख्या रिपीट करता है उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं और नहीं तो उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं। इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें समझना यह है क्या यह अपने मानक रूप में है कि नहीं है। तो इस तरह के प्रसार का 2 स्थितियां होती हैं। पहले प्रकार में क्या होता है, अब यहाँ पर एक अंक रिपीट करता है, नहीं तो अंकों का समूह रिपीट करता है। तो दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज में लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या यह मानक रूप में है कि नहीं। जब सवाल को लगाया जाता है तो इसको x के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तुरंत एक्सपेंशन किया जाता है। और यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 10 का दशमलव को इस तरह से बनाएंगे, दशमलव को पुनरावृत्ति करने वाले अंक के ठीक पहले लाएंगे, यानी कि यहाँ पर 6 के बगल में लाएंगे, यहाँ पर 6 के जस्ट बगल में, तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब उस स्थिति के आधार पर वहाँ पर 10 का या 100 का गुणा करेंगे। यह बात बहुत बढ़िया से समझ लेंगे, मानक रूप में पहले उसको बदलेंगे। तो इसे पहले मानक रूप में बदलेंगे। चलिए भाई, मानक रूप में बदल लेंगे। उसके बाद से जैसे यह सॉल्व होगा उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब जरा देखें क्या करना है अब हमको। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। लिखा है निम्नलिखित, पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि क्या प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव रूप लिखना है, यानी कि भाग तो आपको देना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको भाग दे करके दशमलव में बदलेंगे। शांत है कि अशांत है यह आप लोगों को बताना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, अब इसका बताना है कि दशमलव रूप क्या है और यह भिन्न शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो भाग देना पड़ेगा इसमें, तो आप लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा, शांत दशमलव, शेषफल शून्य नहीं आएगा तो अशांत दशमलव। इसमें तीसरा पोर्शन यह है 4 से 1/8। तो अब इसको क्या करेंगे आप लोग, विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में कैसे बदला जाएगा, 4 8 32 से 33/8। अब 8 से 33 में भाग दीजिएगा। तो अब यह शांत है कि अशांत है पता चल जाएगा। दूसरा वाला सवाल कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.4287 पर बार
यहाँ पर बार रहेगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो हम 2/7 का मान बता रहे हैं, आप लोग उसी तरह से करेंगे। तो सवाल में 1/7 का मान यह दिया है, तो हम लोग 2/7 को लिख सकते हैं। 2/7 बराबर 2 गुणे 1/7 आराम से लिख सकते हैं। जैसे अब इसमें से जिसका मान मालूम है हम लोग क्या करें, उसका मान रख दें। तो कैसे रखाएगा? तो कैसे रखेंगे? तो देखें इसको। 1/7 का जो मान है रख दें 2 गुणे 0.142857 इतना रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो जरा 2 का गुणा करें, 2 सत्ते 14, हाथ में आया 1, 2 पचे 15, 1 16, फिर हाथ में आया 1 और 2 दूना 4, इसमें गुणा करेंगे 2 8 16, 1 17, फिर हाथ में आया 1, 2 दूना 4, 1 5 और फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 2 चौको 8 और 2 करने 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। गुणा एक बराबर देखना 2 7 14, 2 8 2 5 गुणा करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो मान निकल जाएगा। 2 7 14 को 4, हाथ में 1, 2 5 10, 1 11, हाथ में 1, 2 8 16, 1 17 और 2 दूना 4, 1 5 और 14 दूना 28, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से 3/7 का 4/7 का आप लोग मान निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, देखने से पता चल जा रहा है कि यह सब अशांत दशमलव है। तभी इस चैप्टर के शुरुआत में बताए हैं, देखेंगे क्या वह मानक रूप में है कि नहीं है। इसमें से देख रहे हैं पहला और तीसरा मानक रूप में है, क्योंकि रिपीट करने वाले नंबर के ठीक पहले दशमलव है, यहाँ पर नहीं है, तो पहले इसको मानक रूप में बनाएंगे। तो हम तीनों बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, x के बराबर मानेंगे, माना x बराबर 0.6 पर बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, x बराबर 0.666 इस तरह से करके 1 लिखेंगे। जब मानक रूप में रहेगा तो एक्सपेंड करके तुरंत 1 लिख देंगे, और जब मानक रूप में नहीं रहेगा तो मानक रूप में करके एक्सपेंशन करके उसको 1 लिखेंगे। तो देखें, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें जितने रिपीट करने वाले नंबर रहेंगे उसके एक स्थान आगे हम दशमलव ले जाएंगे। जैसे 1 अंक रिपीट कर रहा है तो 1 अंक आगे ले जाएंगे, 2 अंक रिपीट कर रहा है तो 2 अंक आगे ले जाएंगे, 3 अंक रिपीट कर रहा है 3 अंक आगे ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 अंक रिपीट कर रहा है तो 1 अंक आगे ले जाएंगे, यहाँ पर 3 अंक रिपीट कर रहा है तो 3 अंक आगे दशमलव को ले जाएंगे। तो अब यहाँ पर 1 अंक आगे ले जाने के लिए हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करें तो यह हो जाएगा 10x = 6.666। इस तरह समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारा काम यह है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तब क्या होगा, 10x = 6.666। रिपीट कर रहा है, कितनी भी बार लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर x = 0.66, यहाँ पर घटाएंगे, तो घटाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा। और यहाँ पर देखें ध्यान से, दशमलव जितना इधर अनंत तक रिपीट कर रहा है और यह भी अनंत तक रिपीट कर रहा है, तो दशमलव के दाएं तरफ सब 0 हो जाएगा। और यहाँ से घटेगा तो 6 में से 0 घटेगा तो
6 हो जाएगा। x बराबर 6/9। अब 3 से कटेगा, सरल कर देंगे। 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, 2/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको। सवाल देख करके पहले यह समझेंगे कि क्या यह मानक रूप में है कि नहीं है। मानक रूप का मतलब यह है कि दशमलव रिपीट करने वाली संख्या के जस्ट पहले है कि नहीं है। यदि है तो उसमें क्या करेंगे, जितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं दशमलव को उतना स्थान आगे ले जाएंगे। उसके लिए गुणा किया जाता है, तो आवश्यक संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0.6 है, एक स्थान रिपीट करने वाला है तो x के बराबर मानेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, उसको समीकरण 1 मानेंगे और जितना स्थान आगे ले जाना रहेगा उसी के आधार पर गुणा करेंगे। एक स्थान आगे ले जाना इसलिए 10 से गुणा कर दिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दिए। अब जो भी आ रहा है वहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल लगाते हैं इसका। तीनों सवाल बताएंगे हम इसमें। (0.47 यहाँ पर मानेंगे x बराबर 0.47 अब क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिपीट करने वाली संख्या है एक स्थान आगे है, तो पहले इसको मानक रूप में बदलेंगे। क्या करना पड़ेगा, एक स्थान दशमलव को दाएं तरफ ले जाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करने पर मानक रूप में बदलने के लिए 10x बराबर 0। अब 10 से गुणा करेंगे तो 4.7 पर बार हो जाएगा। अब लिखेंगे 10x बराबर, अब इसका एक्सपेंशन करेंगे 4.77। इसको समीकरण 1 कहेंगे। एक ही अंक रिपीट कर रहा है इसलिए फिर से इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। जब मानक रूप में नहीं रहेगा तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा और मानक रूप में रहेगा तो कई बार गुणा करना पड़ेगा। अब 10 से गुणा करने पर करें, देखें क्या आ रहा है। तो 10 का गुणा किया जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो यह 10 से गुणा होगा तो 100x हो जाएगा बराबर, और ये इसमें 10 से गुणा होगा तो यह 47.7777 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कर दें। अब सेम प्रोसेस वही है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से 100x बराबर 47.7777 और यह कितना है, 10x है बराबर 4.7777 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 90x बराबर, दशमलव के दाईं तरफ यह सब 0 हो जाएगा और 47 7 में से 4 जाएगा 3 और यह 4 नीचे आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 43/90। यही आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कह रहा है कि 0.47 पर बार को दशमलव के रूप में p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह मानक रूप में है कि नहीं है। तो यह मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में बदलेंगे। देख रहे हैं दशमलव रिपीट करने वाली संख्या के दशमलव एक स्थान बाएं है, तो इसको वहाँ पर लाने के लिए सही जगह पर ले जाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा कर दिए। अब यह मानक रूप में हो गया तो इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और फिर देखें कितने अंक रिपीट कर रहे हैं। तो एक ही अंक रिपीट कर रहा है तो दशमलव एक स्थान आगे ले जाएंगे, तो 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यह 47 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें का तीसरा क्वेश्चन देखना। देखें 0.001 लिखा है, तो देख रहे हैं कि दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक रिपीट कर रहे हैं। तो दशमलव रिपीट करने वाली संख्या दशमलव के ठीक बगल में है, तो इसको x मान लेंगे।
0.001। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। मानक रूप में है तो एक्सपेंशन कर दें तो 0.001 ऐसे कर देंगे, समीकरण 1 कर देंगे इसको। अब हमको रिपीट करने वाली संख्याओं के जस्ट बाद दशमलव को ले जाना है। तो रिपीट करने वाली संख्याएं 3 हैं, तो 1 लिखेंगे, इतने का गुणा करेंगे, दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और जितने अंक रिपीट कर रहे हैं उतना 0 लिखेंगे यहाँ पर। तो 1000 हो गया, से गुणा करने पर, गुणा करने पर यह हो जाएगा 1000x बराबर 1000 से गुणा होगा तो यह 1.001 ऐसे हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। सेम उसी तरह से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से अब क्या होगा, लिखें 1000x बराबर 1.001 इस तरह से, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.001 ऐसे कर देंगे। अब इसके बाद से क्या करना है, घटाना है। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। 1000x में से एक x घटेगा तो 999 हो जाएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो दशमलव के दाईं तरफ 0 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x, तो x बराबर 1/999, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से चौथा सवाल कह रहा है, चौथा सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। 0.9999 इस तरह से 9 रिपीट कर रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। फिर कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। इसका आंसर 1 आएगा, इसीलिए कह रहा है कि आश्चर्यचकित हैं। आप अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी कि इसको सॉल्व करना है, जो मान आएगा वह सबसे मैच कराना है, क्या यह सही है कि नहीं है। अब इसके बाद से पाँचवा सवाल है। पाँचवा सवाल भी आप लोगों का होमवर्क ही है, भाग चेक करना है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में कितने अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो हमको करना क्या है, 17 से 1 में भाग देना है, और यह भाग तब तक देना है जब तक भागफल में कोई अंक रिपीट न करने लगे। जैसे यहाँ पर 1/7 बराबर दिया गया था दूसरे सवाल में, 1/7 बराबर 0.14285742857 इस तरह से। यानी कि भाग दिया जाएगा तो भागफल में पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 1 4 2 8 यही क्रम आने लगेगा। इसी तरह से 1/17 से 1/17 के लिए करना, 17 से 1 में भाग देना है, और ध्यान देना है कि कब उसका अंक रिपीट करना है। तो कम से कम 10 15 20 25 स्थान तक यह भाग देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, लंबी कॉपी लेंगे और तिरछा भाग देंगे कि एक ही पेज पर आ जाएगा, तो 2 पेज पर लगाइएगा। लगा करके आप लोग चेक करेंगे, कम से कम 15-20 स्थान तक जाएगा यह भाग, यह बात ध्यान में रखेंगे। छठवां कह रहा है, छठवां सवाल 4 लाइन का कह रहा है, 4 लाइन का सवाल है और 2 लाइन का आंसर है इसका। तो जरा देखें, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। P/Q के रूप में अनेक उदाहरण देना है, अंश रहना चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका मौसा अंश और हर का मौसा 1 होना चाहिए, और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो, लेकिन वह शांत दशमलव होना चाहिए। यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए।
छठे सवाल में आगे कह रहा है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। शांत दशमलव है तो शांत दशमलव होने के लिए हर का भाज्य गुणनखंड 2m × 5m के प्रकार का होना चाहिए, और इसके बाद से जो अंश हर होगा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो देखिए लिखे हैं, चूँकि परिमेय संख्या शांत दशमलव है इसलिए परिमेय संख्या के हर का भाज्य गुणनखंड 2m × 5m के प्रकार का होना चाहिए। अब कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। 1/2 लिख देते हैं, 3/5 लिख देते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/10 भी लिख सकते हैं, 7/20 भी लिख सकते हैं। यह ध्यान देंगे कि हर का भाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए और अंश हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। 7वें सवाल में कह रहा है, 3 ऐसी परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। तो 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो करड़ी में 2 लिख दीजिए, करड़ी में 3 लिख दीजिए, करड़ी में 5 लिख दीजिए, करड़ी में 6 लिख दीजिए, करड़ी में 7 लिख दीजिए, करड़ी में 8 लिख दीजिए, करड़ी में 10 लिख दीजिए। जो पूर्ण वर्ग न हो उसको करड़ी में लिख दीजिए। अब इनका दशमलव प्रसार जब किया जाएगा तो वह अनावसानी अनावर्ती होगा। 8वां सवाल कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। यह बात ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। 8वां नंबर है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो ध्यान देंगे, जो जिस तरह से बताने जा रहे हैं उस तरह से कोई बताएगा नहीं, और इसको 2 तरह से लगाया जा सकता है, एक दशमलव में बदल करके, एक बिना दशमलव में बदल करके। तो दशमलव में बदलने वाला कठिन है इसलिए हम दशमलव वाला नहीं बताएंगे, बिना दशमलव वाला बताएंगे। क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं इनका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/49 और यह हो जाएगा 81/121। अब हमको जो संख्याएं चाहिए इनके बीच में लिख लीजिए, बहुत ढेर सारी संख्याएं होंगी। तो 25/49 अंश को बढ़ाते जाइए, 26/49, 27/49, 28/49 और 81/121। अब हमको इतनी चाहिए, इसके बीच की संख्याएं हैं। तो पहले वर्ग किए थे लेकिन हमको अपरिमेय संख्या चाहिए, तो क्या करें, फिर से वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेंगे तो यह पूरा फिर से वही संख्या आ जाएगा, 5/7 और यह क्या हो जाएगा, करड़ी में 26/49, करड़ी में 27/49, करड़ी में 28/49, करड़ी में 81। अब इसका जब वर्गमूल लिया जाएगा तो यह 9/11 हो जाएगा। अब हमको बीच की संख्याएं चाहिए, यही संख्याएं चाहिए, तो इनको लिख दें। तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर के लिए करड़ी में 26/49। अब देखिए 26/49 लिखेंगे तो करड़ी में 26, तो करड़ी में 26 ही रह जाएगा। बीच की संख्याएं हमको लिखना है, तो यह बीच की संख्याएं इन्हीं को लिखा जाएगा, यह जो बार के अंदर हैं। तो 26 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 27 करड़ी में 27/7, करड़ी में 28/7, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, करड़ी में 26 का मान 5 से अधिक है, करड़ी में 27 का मान भी 5 से अधिक है, और करड़ी में 28 का भी मान 5 से अधिक है, और इसमें 7 से यहाँ भी भाग दिया गया, 7 से इसमें भाग दिया गया, 9/11 उसका मान, उससे यह छोटी संख्याएं होंगी। अब इसके बाद से 9वें सवाल में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो उसके सामने परिमेय और अपरिमेय बता देना है। 9वां सवाल कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्याएं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो कैसे करना है इसको,
परिमेय और अपरिमेय बताना है तो संख्या ही बताएगा कि वह परिमेय है कि अपरिमेय है। करड़ी में 23 है तो इसको किसी तरह से हल करेंगे तो करड़ी समाप्त नहीं होगा तो अपरिमेय हो गया। और यह पूर्ण वर्ग है 225 है तो यह 15 हो जाएगा तो करड़ी हट गया तो परिमेय हो जाएगा। और यह शांत दशमलव है तो सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होते हैं। और यह देखिए अशांत दशमलव है, सभी अशांत दशमलव भी परिमेय संख्या होते हैं। और यहाँ पर देखें 1.1 1.1 0.1 0.001 0.001 1 4 टाइम 0 1। यहाँ पर देख रहे हैं एक बार 0 आया, फिर 2 बार 0 आया, फिर 3 बार 0 आया, फिर 4 बार 0 आया है। और उसके बाद 1 और 0 की आवृत्ति हो रही है लेकिन इसका कोई क्रम नहीं है, अनियमित क्रम है, इसको बार के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 1.3 खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.4 पढ़ेंगे।